Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm a trainer for AA Audit and Assurance. And today we are going to learn again about audit और audit की knowledge को मज़ीद हम in depth में लेके चलेंगे। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो वीडियोस हैं ये बिल्कुल इस तरीके से मैं समझा रहा हूँगा चीज़ें इसके अंदर कि जिस तरह से अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपकी सेकंड अटैम्प्ट है या फिर आपको बिल्कुल भी ऑडिट का नहीं पता, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑडिट विद माई वीडियोज़। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एग्जाम फोकस पॉइंट आप तक पहुंच सके। और अगर आप न्यू टू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं। तो वीडियो को हमने लास्ट में जब हम लास्ट वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली डेफिनेशन क्या है, ऑडिट का प्रोसीजर मैंने बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर, और सपोर्ट्स क्या होती हैं, ऑडिट एविडेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज फर्दर इसकी इन डेप्थ नॉलेज में लेके चलेंगे, इसकी बेसिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारा जो एग्ज़ाम है या AA का जो पेपर है वो ज़्यादातर उसका जो कोर्स आउटलाइन है वो एक्सटर्नल ऑडिट पे फोकस कर रही है। और होता भी ऐसा ही है कि एक्सटर्नल ऑडिट का मेजर पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी आइजाज हैं, इंटरनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो ज़्यादा फोकस एक्सटर्नल ऑडिट को कर रहे होते हैं। और इंटरनल ऑडिट को भी कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिट का कंटेंट थोड़ा कम है और उसका जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम होता है। तो उसकी जब भी बात होगी तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ये इंटरनल ऑडिटर है, ये इंटरनल ऑडिट की बात है। तो ऑडिट में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो आज मैं नई एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि भाई जो भी आपका एक्सटर्नल ऑडिट है, अगर वो बार बार एक ही ऑडिट फर्म करे, यानी कि फॉर एग्जांपल शेल कंपनी है, जो शेल ऑयल कंपनी है, उसका ऑडिट अगर केपीएमजी या ईवाई हर साल करती है, यानी 2021 में भी केपीएमजी करती है, 2022 में भी केपीएमजी करती है, 2023 में भी केपीएमजी करती है, तो दिस इज कॉल्ड रिकरिंग ऑडिट। ऑडिट दैट इज डन और रिकंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस नोन एज रिकरिंग ऑडिट। यानी कि एक ही ऑडिट फर्म अगर बार बार एक ही क्लाइंट का ऑडिट कर रही है तो उस क्लाइंट के लिए वो रिकरिंग ऑडिट कहलाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि जो न्यू लोग हैं जिनको ऑडिट का बिल्कुल समझ नहीं है, कि ऑडिट फर्म में क्या होता है, हायरार्की होती है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है हायरार्की, इस तरह ऑडिट फर्म में भी हायरार्की होती है। तो नॉर्मली जो हायरार्की होती है वो ये होती है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर, जूनियर से स्टार्ट होता है, फिर सेमी सीनियर्स होते हैं, देन सीनियर्स होते हैं, देन सुपरवाइजर्स होते हैं, देन असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, देन मैनेजर्स होते हैं, देन सीनियर मैनेजर्स, और लास्ट में जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है फर्म्स के अंदर वो पार्टनर की होती है। सीनियर्स को हम जॉब इंचार्ज भी कहते हैं, कि नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं उसको डील कर रहा होता है जॉब इंचार्ज, वो जॉब को संभाल रहा होता है, इसलिए जॉब इंचार्ज भी कहलाता है और नॉर्मली सीनियर कहलाता है। और जो सुपरवाइजर्स होते हैं नॉर्मली वो सुपरवाइजर एक से ज़्यादा क्लाइंट देख रहे होते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हायरार्की ऊपर जाती जाती है, आपका जो स्कोप ऑफ वर्क भी होता है वो भी बढ़ता जाता है, और जो आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो दिस इज टिपिकल हायरार्की ऑफ एन ऑडिट फर्म। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, तो आपने उन टर्म से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। कि जैसे कि इंगेजमेंट टीम होती है, एक्सटर्नल ऑडिटर की इंगेजमेंट टीम होती है, उसको इंडिपेंडेंट टीम भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी टीम भी कहते हैं, या कहीं पे अश्योरेंस फर्म का वर्ड यूज़ हो रहा है तो अश्योरेंस फर्म भी वही बात है, इंडिपेंडेंट फर्म का वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो भी एक ही बात है। मैंडेटरी फर्म का वर्ड यूज़ हो रहा है अगर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ मैंडेटरी फर्म, कि मैंडेटरी फर्म का, या फिर उसने वर्ड यूज़ किया है, क्वेश्चन स्टार्ट करते उसने मैंडेटरी फर्म का रेफरेंस दिया हुआ है, तो वो भी ऑडिट फर्म की ही बात कर रहा है। इस तरह क्लाइंट कह लो, ऑडिट क्लाइंट कह लो, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्लाइंट कह लो, अश्योरेंस क्लाइंट कह लो, एक ही बात है। तो मतलब वो बात ही उस क्लाइंट की कर रहा है, उस उस एंटिटी की कर रहा है कि जिसका ऑडिट हो रहा है। नॉर्मली जो टीम अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, कि टीम टीम के बारे में थोड़ा। टीम जो है, टीम डिपेंड करता है साइज ऑफ द क्लाइंट पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट पे, कितने लोग होंगे, कितने मैनेजर इन्वॉल्व होंगे, कितने सीनियर्स इन्वॉल्व होंगे, कितने सुपरवाइजर इन्वॉल्व होंगे, उस पर डिपेंड करती है। कितना बड़ा है, जैसे कि नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर जो होता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, कि जो बैंकिंग सेक्टर, जब भी हम बैंक पे आते हैं तो उसकी टीम्स बहुत बड़ी होती हैं, लार्ज टीम्स होती हैं। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उसकी भी टीम काफ़ी बड़ी होती है। तो डिपेंड अपॉन द साइज,
जितना क्लाइंट मुश्किल रिस्की होगा टीम उतनी बड़ी होगी, जितना साइज में बड़ा होगा उतनी होगी, लिस्टेड होगा तो उसकी बड़ी होगी, प्राइवेट होगा तो शायद उसकी कम हो, एनजीओ हो तो उसकी शायद कम हो। क्लाइंट के पास पहुंचने के बाद नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने जो काम को है वो एलोकेट करते हैं। वैसे तो ये एक इसका फॉर्मल तरीका भी है, प्लानिंग के वक्त हम इसको कर रहे होते हैं कि किसको क्या काम अलॉट करना है। प्लानिंग के टाइम पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा उसके अंदर बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली जिनको समझ नहीं है ऑडिट की, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट के पास हम जैसे ही पहुँचते हैं तो एक रफ अंदाज में अगर मैं बात करूं तो हम वहाँ पे क्या बेसिकली कर रहे होते हैं कि टीम वाइज अपने काम को एलोकेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एविडेंस जो भी होते हैं उनको हम वर्किंग पेपर्स की फॉर्म में सेव कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। फिजिकल तो अब नहीं बनते, अब ज़्यादातर सॉफ्ट के अंदर यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर, यानी कि जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर आ गए। तो पहले ही एक ज़माने में हार्ड कॉपीज़ में भी होते थे। जैसे मैं अपना बताऊं तो जब मैंने इनिशियली फर्म ज्वाइन की थी तो वहाँ पे हार्ड कॉपीज़ में भी वर्किंग पेपर्स होते थे। अब होता ये है कि फर्दर मैं अगर आगे बताऊं कि जो वर्किंग पेपर्स होते हैं नॉर्मली जो जूनियर होगा उसका समाज सीनियर या सीनियर रिव्यू कर रहा होता है। इसमें रिव्यू का पार्ट भी आ जाता है। फिर इस तरह से हायरार्की चलती जाती है और अल्टीमेटली जो पार्टनर होता है कुछ जगहों पर रिव्यू वर्क पेपर भी कर रहे होते हैं, कुछ जगह पर वो रिव्यू नहीं कर रहे होते डायरेक्टली, और वो डायरेक्टली रिपोर्ट या आप कह लें कि मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अल्टीमेटली जो आपका डिलीवरेबल, जिसको डिलीवरेबल भी कहते हैं, यानी डिलीवरेबल जो चीज़ आप क्लाइंट को अल्टीमेटली देंगे वो आपकी रिपोर्ट है, तो वो आपका डिलीवरेबल है, तो उसके ऊपर वो फोकस कर रहे होते हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये थोड़ी सी मैं आपसे मतलब एक तरह से ओवरऑल पिक्चर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली ऑडिट होता किस तरीके से है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मज़ीद, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब भी ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, कि आपका मेन जो एरिया है वो एक्सटर्नल ऑडिट ही है और आइजा को फॉलो कर रहा होगा। तो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो पार्टनर साइन करता है, और उस पार्टनर को जो भी पार्टनर साइन करता है उसे एंगेजमेंट पार्टनर भी कहते हैं। यानी कि अगर शेल का ऑडिट केपीएमजी कर रही है और जो शेल की रिपोर्ट साइन करेगा वो एंगेजमेंट पार्टनर कहलाएगा। एंगेजमेंट पार्टनर इज द पर्सन हु विल अल्टीमेटली साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सही है जी। केपीएमजी यहाँ पे हमारे केस के अंदर केपीएमजी है, तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होगा वो एंगेजमेंट पार्टनर होगा। नॉर्मली फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो अल्टीमेट और होता ये है कि जब भी कोई पार्टनर, फर्म का पार्टनर इंगेजमेंट करता है तो इंगेजमेंट पार्टनर बन जाता है और अल्टीमेटली वही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि टीम डिफ़र कर सकती है साइज ऑफ द क्लाइंट पे, तो इंगेजमेंट पार्टनर भी डिफ़र करते हैं, और हर हो सकता है एक पार्टनर के पास मल्टीपल भी क्लाइंट हों, और ऐसा होता है प्रैक्टिकली। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ स्लाइड्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, हमने स्लाइड्स ऑलरेडी वीडियोस के अंदर कवर की हुई हैं। लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब होता ये है कि जो नॉर्मली हम पढ़ रहे होते हैं उसमें ये होता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एश्योरेंस: एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस और मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। सबसे पहले लेवल की जो एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये एक्सटर्नल ऑडिटर दे ही नहीं सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब है कि हम 100% कह रहे हैं कि सब चीज़ें सही हैं, ऐसा हो नहीं सकता। एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नॉट और कैन नेवर सर्टिफाई दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर 100% एक्यूरेट, के सब चीज़ें सही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी एब्सोल्यूट एवल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है ऑडिटिंग फील्ड के अंदर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड जो हमारे पास एश्योरेंस है वो है रीजनेबल एवल्यूशन, ये पॉसिबल है। नॉर्मली जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है उसके अंदर हम जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर हम रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, और रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस एक्सप्रेस इन एन ऑडिट एंगेजमेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि आपकी ऑडिट एंगेजमेंट होती है उसके अंदर हम रीजनेबल लेवल एश्योरेंस दे रहे होते हैं, और जो मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है वो हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं रिव्यू एंगेजमेंट्स में। रिव्यू नॉर्मली आप कह सकते हैं कि हाफ ईयरली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो भी ओपिनियन दे रहा होता है वो रिव्यू एंगेजमेंट बेसिकली कहला रही होती है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो कभी भी फ्रॉड का जिम्मेदार नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता।
क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर का काम फ्रॉड डिटेक्शन नहीं है, इसके लिए सेपरेट असाइनमेंट्स होते हैं, इसको हम फॉरेंसिक ऑडिट भी कहते हैं। दीज आर वो डायरेक्टली फ्रॉड को ही टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर का ये काम बिल्कुल भी नहीं है। तो होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके कोई भी क्यूरीज हैं, कोई कन्फ्यूजन हैं, आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होता है भाई? इनहेरेंट लिमिटेशंस वो लिमिटेशंस जो इनहेरेंट होती हैं विद इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। कि इनहेरेंटली कोई चीज़, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम उर्दू में इसको जानने के, इनहेरेंट मतलब जो उसमें बिल्ट इन होना, जो बिल्ट इन है वो, और जिसको रोकना एक तरह से मुश्किल हो, नामुमकिन हो, उसको मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, अनअवॉइडेबल हो, तो वो इनहेरेंट कहलाता है। तो बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, ही कैन द एक्सटर्नल ऑडिटर और ही कैन नॉट सर्टिफाई दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर 100% एक्यूरेट। अभी इसका मतलब क्या है? देखिए, होता यह है कि जब एक्सटर्नल ऑडिट पे जाते हैं, हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है, ठीक है। हमारे पे एक सर्टेन पीरियड के अंदर, मतलब 1 महीने के 2 महीने के अंदर पूरे साल के अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें देखनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सैम्पल बेसिस पे करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सारी चीज़ें देख नहीं पाते। मतलब 100 में से हम 20 चीज़ें देख रहे हैं, 100 अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन, उसमें सिर्फ 20 ट्रांजेक्शन देख रहे हैं ड्यू टू टाइम लिमिटेशन। तो उससे होता ही क्या है कि हमारे पास एक इनहेरेंट, एक तरह से हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाती है कि हम 100% ये नहीं कह सकते कि 100% चीज़ें सही हैं। सैम्पलिंग हो गई, टेस्टिंग बेसिस पे हम चीज़ें देख रहे होते हैं। इसी वजह से हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस देख ही नहीं कह सकते कि हम 100% चीज़ें क्योंकि देख ही नहीं रहे। इट इज़ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट 100% एक्यूरेट। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोविजंस हो गए, एस्टीमेट्स हो गए, फ्रॉड हो गया, एरर हो गया। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें हुई ही नहीं है। ऐसा बहुत दफ़ा होता है, बहुत सारी एग्जाम्पल आई हैं कि ऑडिटर ने चीज़ें क्लीन रिपोर्ट दी हुई है और फ्रॉड निकल के आ गया, या चीज़ें मसले मसाइल निकल के आ गया। क्यों? अल्टीमेटली उसने डिस्क्लेमर भी दिया हुआ था अपनी रिपोर्ट के अंदर कि भाई मैंने हर चीज़ें नहीं दी हैं, मैंने रीज़नेबल एश्योरेंस दी है, मैंने एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दी है, और मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई मसला, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मसला नहीं निकल सकता। तो इसी वजह से रीज़नेबल एश्योरेंस दे रहा होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। इसी तरीके से जो टारगेटेड असाइनमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि फॉरेंसिक ऑडिट्स होते हैं, क्लेम्स होते हैं कि अगर कहीं इन्वेंट्री में आग लग गई तो उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें, तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं जिसको AUP भी कहते हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मैं आगे चल के डिस्कस भी करूँगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मज़ीद ऑडिट के बारे में आपने जाना होगा। तो अगर कोई भी क्यूरीज हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।